अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम चैप्टर 13 को हम रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरे चैप्टर को तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला आर्टिकल है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों मैं एक ना वायर का टुकड़ा बना रहा हूँ, इसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना है और आपको सारी बातें आगे समझ आती जाएंगी। ये बार बार यूज़ हो, कोई भी वायर आप ले लो, कॉपर की एक वायर ले लिया। ओके, इसके अंदर बच्चों दो चीज़ें होती हैं। एक होती है फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो एरो में शो कर रहा हूँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बच्चों, ये एटम है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है। जब इससे ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जब ये निकल गया तो पीछे रह गया पॉजिटिव आयन। ओके, तो कोई भी वायर है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पॉजिटिव आयन और दूसरा बच्चों होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन इस बुक में बच्चों जो पॉजिटिव आयन है उसको एटम का नाम दिया गया है। ओके, एटम। तो अब वायर में क्या हुए, एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये मैं बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, ये हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में। और ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ बच्चों ये है एटम, ये रैंडमली वायर में मूव कर रहे हैं। तो बच्चे जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी जो करंट है वो इस वायर में बिल्कुल भी नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन अगर ऐसा हो बच्चे कि ये वायर है, ये उसमें एटम में बना रहा हूँ और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी अब फ्री इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं बच्चे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को हम चार्ज का नाम देते हैं, जब सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन एक वायर में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम, तो इसको बच्चे नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो इसको यूं डिफाइन किया जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, यानी फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये एरिया ले लो, ले लिया, ये मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर दूँ, ये एरिया है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहे हैं लेफ्ट वर्ड में किसी भी एक सेकंड में, तो इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। तो बच्चे अगर मैं इसका यूनिट निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक करंट का, तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का सेकंड, तो ये बना कूलम पर सेकंड और कूलम पर सेकंड कहलाता है एम्पेयर। तो ये सिंपल हमारे पास करंट आ गया। अगर आपने 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है तो ये होगा 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड, करंट विल बी 1 एम्पेयर। नीचे बच्चे कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। गैसेस में जो करंट है वो फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस की वजह से। और जो मेटल्स हैं बच्चे, मेटल में करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और सेमीकंडक्टर में जो करंट है वो फ्लो करता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से। ये एमसीक्यूज हैं, याद रखने हैं। और जो हमारे पास बच्चे आती हैं गैस, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट यानी जो लिक्विड होते हैं जिनमें करंट पास करता है, उसमें होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, दो तरह के हमारे पास करंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे का नाम है कन्वेंशनल करंट। ये दो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बच्चे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं, ये जगह थोड़ी है यहाँ पे, मैं इधर कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है और यहाँ पे होगा कन्वेंशनल करंट। बच्चे वायर है, ये वायर है। हम अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इस वायर को मैंने जोड़ दिया बैटरी से, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। वायर में हम इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, नेगेटिव उनको रिपेल करेगा और पॉजिटिव उनको अट्रैक्ट करेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ओके, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो बच्चे, उसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी ऐसा करंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो। और कन्वेंशनल क्या होता है बच्चे, तो वो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कन्वेंशनल करंट क्या होता है। ऐसा करंट, अगर मैं यही वायर बना दूं और वायर में मैं पॉजिटिव आयन ले लूँ जस्ट, ओके, और उसी तरह बैटरी के साथ जोड़ दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जाहिर है पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा और नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा। तो अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करें टुवर्ड्स लेफ्ट और जो प्रोटॉन है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, यानी पॉजिटिव आयन। तो जो करंट हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, उसको हम कन्वेंशनल करंट का नाम देते हैं। यानी हाई पोटेंशियल टू
लो पोटेंशियल मूव करता है, और ये उल्ट है, ये मूव करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो देखा बच्चे, दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, और ये मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, और ये किधर जा रहा था, ये जा रहा था नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये दोनों में डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। छोटा सा कंसेप्ट है। अभी मैंने आपको एक वायर का टुकड़ा बना के दिखाया है, उस वायर में ये है एटम्स, ओके, और व्हाइट कलर से मैं शो कर रहा हूँ फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इधर मूव कर रहे हैं, सारे के डायरेक्शन में मूव कर। ये मैंने बैटरी लगाई है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है तो इधर क्या है, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑपोजिट होती है, उसको नाम दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो ये बच्चों याद रखना, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट है कि वो वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन अटेन करते हैं ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव, वो वेलोसिटी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कांस्टेंट होती है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, या 1 मिलीमीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है सोर्स ऑफ करंट। तो जो पहला सोर्स है करंट का, वो है हमारे पास सेल। सेल बच्चे आपको पता होना चाहिए, सेल केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है जनरेटर। जनरेटर बच्चे मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल में। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है। उसके बाद थर्मोकपल्स हैं, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। और सोलर सेल आपको पता है लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के ये डिफरेंट तरीके हैं। सेल भी है, जनरेटर भी है, थर्मोकपल भी है, और सोलर सेल भी है। नेक्स्ट बच्चे आता है इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 इफेक्ट ऑफ करंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। शॉर्ट क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट, ये नहीं आएगा, कोई कभी नहीं आया, बस मैग्नेटिक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन बनता है केमिकल इफेक्ट, ये बच्चे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ करंट। तो 3 इफेक्ट ऑफ करंट होते हैं, 1, 2 और 3। यानी जब वायर में करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से हीट पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, और वो केमिकल इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। तो इसको बारी बारी देखते हैं। मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के सामने बच्चों हीटिंग इफेक्ट। बड़े सिंपल सा है, ये मैं एक वायर का टुकड़ा ले रहा हूँ, वायर का टुकड़ा मैंने लिया, और उसी तरह बच्चे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा हूँ, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, रास्ते में एटम आ रहे हैं, ओके। तो बच्चे जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से। जब ये टकराता है तो ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है एटम को, जाहिर है एटम की एनर्जी बढ़ जाती है। बच्चे जब एटम की एनर्जी बढ़ती है तो वो अपनी जगह पे वाइब्रेट करता है। तो बच्चे जब वो वाइब्रेट करता है, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। मतलब क्या, पहले वो इतनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है, अब इतनी जगह पे वाइब्रेट करेगा। देखो बच्चे, जब वाइब्रेशन का एरिया बढ़ा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इससे टकराएंगे, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो बच्चे क्या होगा, कुलयन बढ़ेगी। और आपको पता है जब आप अपने दो हाथ को टकराएं, कुलयन पैदा होती है, तो उससे पैदा होती है हीट, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इसकी वजह से क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है जब करंट फ्लो करता है, ओके। और हीट की वजह मैंने बता दी, काइनेटिक एनर्जी एटम को जाती है, एटम वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशन से एम्पलीट्यूड बढ़ता है, कुलयन होती है, और कुलयन से क्या पैदा होती है, हीट। और इसका फार्मूला जो है वो है जाउल्स लॉ, I इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। ये हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला है। क्या भला कि करंट बढ़ेगा, हीट पैदा होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, हीट पैदा होगी। अगर ज्यादा देर टाइम ज्यादा लगेगा तो भी हीट क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसका दूसरा नाम है हीटिंग इफेक्ट का नाम है जाउल्स लॉ, इसको जाउल्स लॉ भी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। वो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी वायर में करंट फ्लो करेगा बच्चे, तो उस वो करंट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। बस इतना ही आप लोगों ने इसको रीड करना है, बाकी ज्यादा डिटेल में हम इसको चैप्टर 14 में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बच्चे है केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट में बच्चे हम एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ये क्या है, ये बच्चों ये होता है कि कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को।
यानी कुछ लिक्विड है जिसमें से करंट पास करता है, तो उन लिक्विड को बच्चे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी वो लिक्विड जिनमें से करंट पास करे, जैसे कॉपर सल्फेट है, इसमें से जब करंट पास करता है तो ये मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। ओके, और ये जो सारा प्रोसेस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो केमिकल इफेक्ट में हम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करेंगे। तो देखें बच्चों, ये हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं वोल्टामीटर। पूरे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है वोल्टामीटर का। वोल्टामीटर में एक शामिल है बैटरी, बैटरी एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है उसको एनोड बोलते हैं और जो नेगेटिव होता है उसको कैथोड बोला जाता है। ओके, और ये दोनों रॉड कॉपर के हैं, ये भी कॉपर का है और ये भी कॉपर का है। अंदर हमने दो मतलब जो सॉल्यूशन डाला हुआ ये नीले कलर का आपको नजर आ रहा है, ये कॉपर सल्फेट है। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है बच्चों, याद रखना मैं अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ, तो ये आयंस में चेंज हो जाता है। तो अब इसमें आपको दो आयंस नजर आते हैं, एक Cu++ और एक SO4-। अब आपको पता है बच्चे कि सल्फेट जो है नेगेटिव वो जाएगा पॉजिटिव की तरफ, और जो कैथोड है वो जाएगा सॉरी कॉपर जो है वो जाएगा कैथोड की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ। तो होता क्या है बच्चों, जो Cu++ है कॉपर, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये कैथोड के पास जाता है और कैथोड से लेता है दो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जब ये दो इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये बन जाता है न्यूट्रल एटम, यानी कॉपर एटम बन जाता है। तो इसके ऊपर जो मैं यहाँ पे ये रॉड दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर एक कॉपर की तय चढ़ती जाती है इस तरह, बस समझ आ रही। तो ये इधर से मोटी होती जा रही। ओके, यानी इधर कॉपर जमा होता जाएगा, सारी रॉड के ऊपर कॉपर जमा हो रहा, तो इसका साइज पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन जो सल्फेट है वो जाएगा, SO4 है बच्चे, वो जाएगा एनोड की तरफ और वहां से लेगा कॉपर। तो होता क्या है बच्चे, मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि ये है हमारे पास एनोड Cu++। ओके, इसको खींचेगा सल्फेट और दोबारा उनको वापस सॉल्यूशन में लेके आके दोबारा सॉल्यूशन किसका बना रहा है, कॉपर सल्फेट का। लेकिन साथ ही बच्चों आप लोगों को बताता चलूं कि जो कॉपर जहां से जब ये लेगा तो कॉपर का ये वाला साइज कम होता जाएगा। ओके, मतलब क्या बच्चे कि जो ये वाली एनोड वाली सॉरी कैथोड वाली ये हमारे पास है रॉड, इसका साइज यानी नेगेटिव, इसका साइज बढ़ता जाएगा और जो पॉजिटिव है उसका साइज कम होता जाएगा, बारीक होता जाएगा। बात समझ आ रही, क्योंकि वो यूज हो रही है। तो इस तरह बच्चे हमारे पास जो टोटल डेंसिटी है पूरे इस लिक्विड की, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब सवाल पैदा होता है इसका फायदा क्या है। ओके, तो बच्चे आप लोगों को बताता चलूं, जो केमिकल इफेक्ट है इसका फायदा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है बच्चों, ये देखो आप लोगों ने देखा कि जो नेगेटिव रॉड थी, ये देखो मैं बना रहा हूं नेगेटिव, इसके ऊपर कॉपर जमा होता गया। ओके, पूरी रॉड के ऊपर क्या जमा हो गया, कॉपर। इसी तरह बच्चे हम कोई हमारे पास चीप मेटल है, चीप मेटल, ओके, लाइक सिल्वर कर लें, हम सिल्वर के ऊपर गोल्ड की यानी एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, गोल्ड की फॉर एग्जांपल सिल्वर के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी, यानी चीप मेटल के ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं, जिस तरह ये मैंने किया यहाँ पे, ये आपको नजर आ रही कोटिंग। तो ये कोटिंग करना कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो केमिकल इफेक्ट को इसमें यूज किया जाता है। जैसे बच्चे आप लोगों को देखा होगा नकली वो गोल्ड बनाते हैं, मतलब नीचे कोई और मेटल होती है ऊपर वो गोल्ड चढ़ा देते हैं। तो ये बच्चे हमारे पास तीसरा इफेक्ट है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास टॉपिक है ओम्स लॉ। सिंपल है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, हमारे पास एक वायर है। ओके, इस फ्री इलेक्ट्रॉन में बना रहा हूँ, इसको हमने जोड़ दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी का पोटेंशियल है V, और बच्चे मैं थोड़ी सी यहाँ पे एक एनिमेशन बना रहा हूँ थोड़ी सी समझाने के लिए। ये V है वोल्टेज, ये वायर में इलेक्ट्रॉन है। अब वोल्टेज जो है बैटरी, इसका काम होता है बच्चे चार्ज को पुश करना, धक्का लगाना वायर में। तो जब ये वायर में मूव करते हैं तो इससे फ्लो करता है करंट। ओके, अब सवाल पैदा होता है बच्चे, अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूं, यानी वोल्टेज यहाँ पे ताकतवर ले लेता हूँ, बड़ा बॉडी बिल्डर, ये देखो फॉर एग्जांपल ये 10 वोल्ट था तो ये 20 वोल्ट है, बढ़ा दिया है। ओके, अब आपको पता है कि ये ज्यादा जो 20 वोल्ट वाला ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, ताकतवर है।
10 वोल्ट वाला कम इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे बच्चों तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा। तो यही ओम्स कहता है। ओम कहता है कि पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, जितना ज्यादा आप वोल्टेज लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, करंट। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज और है ओम के मुताबिक, कि जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवा रहे हो वायर में, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम है वो रुकावट का काम कर रहे हैं, ओके, और ये रेजिस्टेंस कहलाती है। इस रुकावट को किसका नाम दिया जाता है, रेजिस्टेंस। और ओम के मुताबिक ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू, जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है, R इंटू आई। तो ये फार्मूला बन गया V इज इक्वल टू आई आर, और R यहाँ पे मैंने बता दिया है वो क्या है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या है, वो जो ऑपोजिशन है, रेजिस्टेंस को यूं डिफाइन किया जाता है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एटम, ऑफर्ड बाय एटम्स टू चार्ज कैरियर, टू चार्ज कैरियर, यानी इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो एटम आ रहे हैं उसको हम नाम देते हैं किसका, रेजिस्टेंस। यहां से बच्चों नेक्स्ट मैं आगे चलता हूं तो दो तरह के सब्सटेंस हम डील करते हैं, एक को बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस और एक को हम बोलते हैं नॉन ओमिक सब्सटेंस। अब ओमिक कौन से होते हैं, तो बच्चे सिंपल जो उबे करते हैं ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ जो उसको उबे करें, यानी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और जो नॉट उबे, जो उबे ना करें उनको बोलते हैं नॉन ओमिक, यानी इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है और इनकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। अगर मैं ग्राफ की बात करूं बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज और आई करंट डायरेक्टली है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, और जो अगर नहीं है तो इनका ग्राफ क्या होगा, कर्व। यहाँ पे बच्चे मैं आपको मजीद थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो इसमें आती हैं मेटल्स, यानी कॉपर्स वगैरह, लो टेम्परेचर पे, ज़्यादा पे नहीं, लो टेम्परेचर पे वो ओम लॉ को ओबे करते हैं, कॉपर आयरन वगैरह। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेमी कंडक्टर्स की, सेमी कंडक्टर्स ये ऐसे मटेरियल हैं बच्चे जो ओम लॉ को ओबे नहीं करते, तो ये इनका ग्राफ कुछ यूं होता है, ओके। तो ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वोल्टेज और करंट के दरमियान। और जो फिलामेंट ऑफ बल्ब है, फिलामेंट ऑफ बल्ब, उसका भी क्या होता है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है तो वो भी स्ट्रेट लाइन खो देता है, तो ये उसका ग्राफ है। यानी ये दोनों जो है वो ओम लॉ को ओबे नहीं करते। वजह मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चे, जब करंट फ्लो करता है फिलामेंट ऑफ बल्ब में तो इलेक्ट्रॉन, जब हीट पैदा होती है तो हीट की वजह से एटम वाइब्रेट करते हैं। अब आप आगे स्टोरी आपको पता है कि एटम के वाइब्रेट करने से कुलयन बढ़ जाती है, कुलयन के बढ़ने से जो हीट है वो बढ़ जाती है, और हीट के बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस जो है फिलामेंट ऑफ बल्ब में वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो ये बच्चे आप लोगों ने याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक हमारा दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल। अगर इनकी बात करूं बच्चे, तो अगर रजिस्टर को हम इस तरह कनेक्ट कर दें साइड बाय साइड, R1 R2 और R3, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। लेकिन अगर इनको मैं इस तरह कनेक्ट करता हूँ साइड बाय साइड, पहले मैंने एंड टू एंड कनेक्ट किया था साइड बाय साइड, तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल। अगर मैं यहाँ से करंट छोड़ता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 चार्ज हैं, तो ये 10 इसमें से गुजरेंगे, इसमें से 10, इसमें से भी 10, तो सीरीज में याद रखना बच्चों करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम, लेकिन वोल्टेज क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर मैं इसकी बात करूं तो पैरेलल में यहाँ से चार्ज आए 10, तो कुछ इधर गए, कुछ इधर, कुछ इधर, यानी कुछ R1 में, कुछ R2 में, कुछ R3 में, तो इसमें करंट डिवाइड हो जाता है पैरेलल में। ये बड़ी अहम बातें हैं। और जो वोल्टेज है वो क्या रहता है, सेम। अब आपको पता है इसमें वोल्टेज डिवाइड होता है तो V डिवाइड होके हमारा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट आ रहा है तो कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर, तो ये डिवाइड हो जाएगा। और इसमें करंट डिवाइड होके बन जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। आप इनकी वैल्यू पुट करें, V इज इक्वल टू होता है IR, और इधर होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब इनमें से I कॉमन लो तो पीछे बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर IR इक्विवेलेंट, I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह बच्चे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो I होता है V ओवर R, और ये होगा V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। इसी तरह मैंने V को कॉमन ले लिया,
तो पीछे रह गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, वी से वी कैंसिल, तो 1/R इक्विवेलेंट हमारे पास आ गई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह बच्चे हमारे पास जो है इक्विवेलेंट। अब मैं बताता चलूँ कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है सीरीज में वो ज़्यादा होती है इंडिविजुअल से, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं बच्चे, तो पैरेलल में जो R इक्विवेलेंट होती है यानी R पैरेलल वो कम होती है सबसे, R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी। नेक्स्ट हम चलते हैं बच्चे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। सिंपल रिलेशन है बच्चे, एक वायर है इतनी छोटी और एक वायर इतनी बड़ी है, लेंथ बढ़ गई, एक वायर की लेंथ L1 है और एक की लेंथ क्या है L2। अब यहाँ से मैं एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता हूँ दोनों में, तो वो ज़्यादा एटम इसमें मिलेंगे L2 में, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस भी सामना भी L2 में होगा। तो यूँ लिखते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन अगर इसी वायर का मैं एरिया बढ़ा देता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि एटम्स के दरमियान फासला बढ़ने से रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाती है। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन लिखता हूँ तो बच्चे ये बनेगा L/A, और इसको हटाते हैं जब हम, तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन का यूज़ करते हैं जो कि कहलाता है ρL/A। ये जो रो है इसको नाम दिया जाता है बच्चों रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये हमारे लिए एक नई टर्म है जो आप लोगों ने याद रखनी है, रेजिस्टिविटी। बच्चे हमारे पास कोई मटेरियल है कॉपर फॉर एग्जांपल, उसका 1 मीटर क्यूब हम ले लेते हैं, ये कॉपर है और इसका क्या ले लिया 1 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम ले लिया। इसके अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस होगी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस, उसका नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी। इसको यूं डिफाइन किया जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ अ मटीरियल। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, कॉल्ड रेजिस्टिविटी, इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है। और बच्चे जो रेजिस्टिविटी है इसका दूसरा नाम और है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इसका नाम है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है, अगर मैं रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालूं बच्चे यहाँ से रो, तो रो हमारे पास आएगी RA/L। तो R का यूनिट ओम है, एरिया का है मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो बच्चे जो रेजिस्टिविटी है उसका यूनिट आ गया ओम मीटर। ये आप लोगों ने याद रखना है, रेजिस्टिविटी का सिंपल यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आता है कि इसकी डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, कि रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर इसकी क्या डिपेंडेंस है। तो वो थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं साइड पे इसको सॉल्व करता हूँ बच्चे, कि वही चीज़ें हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि जब एक वायर में से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रास्ते में एटम आते हैं, ये वही चीज़ दो पहले हम कर चुके हैं। एटम को एनर्जी मिलती है और एटम वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं तो इससे कुलयन बढ़ती है और कुलयन की वजह से पैदा होती है हीट, और हीट की वजह से जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है। तो ये डिपेंडेंस है कि जब आप करंट फ्लो करवाते हो तो इसमें हीट पैदा होती है और उससे टेम्परेचर राइज कर जाता है। ओके, अब इसका रिलेशन अगर हम फाइंड करना चाहें तो वो कुछ यूं है कि हमारे पास R0 है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, और RT एक टर्म है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस एट T°C। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँ तो वो होता है RT माइनस R0। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R0। अब इसका क्या मतलब, मैं पहले ये समझा दूं बच्चे। हमारे पास एक वायर है, ओके, 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम। ओके, आपने इसका टेम्परेचर कर दिया 15 डिग्री, तो ये हो गई कितनी, 15 ओम। ओके, तो अगर मैं RT यानी 15 T माइनस R0 लूँ, माइनस R0, तो ये आ गया 5 ओम। इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस। लेकिन अगर हमारे पास एक और वायर है, उसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे है 1000 ओम, तो जब मैं उसका 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो 1000 पहले ही ज़्यादा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो तकरीबन हो जाएगी, मैं कर लूँ 1100 ओम। ओके, तो अब RT माइनस R0 हमारे पास क्या होगा, 100 ओम। ओके, माइनस करने से मतलब क्या, मतलब ये बच्चे कि अगर R0 और RT में डिफरेंस ज़्यादा होगा, ओके, अगर डिस्टेंस 100 है तो रेजिस्टेंस मतलब ओरिजिनल ज़्यादा थी, अगर डिफरेंस 5 है तो ओरिजिनल भी क्या है, कम। तो ये चीज़ है कि अगर R0 कम है तो डिफरेंस भी कम होगा, अगर R0 ज़्यादा है जैसे 1000 थी तो डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा। दूसरा, RT माइनस R0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के,
ओके, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। जाहिर है अगर मैंने 15 डिग्री तक गर्म किया, मैं 40 डिग्री तक गर्म करूंगा तो और बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो ये कुछ यूं बनता है बच्चे, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, जगह थोड़ी है। आर टी माइनस आर नॉट बनेगा इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट इंटू टी, और अल्फा की वैल्यू निकालो, ये अल्फा एक कांस्टेंट है, आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट इंटू टी। ये अल्फा कहलाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। इसका यूनिट निकाल दो बच्चे, ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, नीचे भी रेजिस्टेंस है ओम, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो ये कैंसिल, तो इसका यूनिट आता है पर केल्विन। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी। आगे चले हैं बच्चों, नेक्स्ट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बच्ची होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्ट, और इसका यूनिट बनता है पर ओम या मोहो या साइमन। ये बच्चे 3 यूनिट है इसके कंडक्टेंस के। अगर मैं कंडक्टिविटी की बात करूं तो बच्चे जो कंडक्टिविटी होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, तो ये बन गया पर ओम पर मीटर, या मोहो पर मीटर, या साइमन पर मीटर, तो ये 3 इसके यूनिट हो गए। आगे बच्चे दो तरह के सब्सटेंस हैं, एक कुछ होते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और कुछ नेगेटिव। सिंपल मैं लिख रहा हूँ, अगर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर डायरेक्टली हो तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स है, और इनके एग्जांपल है मेटल्स, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ होते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी उनका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। इसमें आते हैं सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स, यानी ये रेजिस्टेंस के साथ इनका इनवर्स रिलेशन होता है। उसके बाद बच्चे हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कलर कोड। कलर कोड बच्चे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका काम क्या है कि हम एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हासिल कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 1000 ओम, तो मैं कलर कोड की मदद से 1000 ओम वाली बना सकता हूँ। मुझे चाहिए 25,000 ओम की रेजिस्टेंस, तो भी मैं इसकी मदद से बना सकता हूँ। अब बच्चे ये क्या बला है, इसकी मदद से हम कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ बच्चे, उस लाइन को आप लोगों ने रट्टा लगा लेना, आपको ये सारे कलर कोड याद हो जाएंगे। वो लाइन क्या है, वो लाइन है बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ओके, वेरी गुड वाइफ, ये लाइन है, इससे ये कलर कोड का रट्टा अच्छे से लग जाएगा, वरना ये याद नहीं होता। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, पहला ब्लैक दूसरा बना, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, और जी फॉर ग्रीन, पहला जी ग्रीन है, ओके, और ब्लू, और ब्लू के बाद आता है वॉयलेट, और वॉयलेट के बाद आता है ग्रे, और लास्ट पे क्या है, रेड। तो इस तरह बच्चे ये, सॉरी लास्ट पे डब्ल्यू, डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट, ओके, तो ये बच्चों लास्ट वाला है वाइट। इस तरह इसके कलर कोडिंग के नाम आप लोग याद रखने, पहला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 तक जाना है, टोटल 10 कलर है, 0 से स्टार्ट करना है। तो ये अब मैं आगे बात करूं तो ये 4 बैंड पर मुश्तमिल होता है कलर कोड, 1 2 3 और 4। मैं 1 2 3 और 4, 1 से स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट बैंड है वो आपको देता है फर्स्ट डिजिट, फर्स्ट डिजिट। मैं एग्जांपल कर लेता हूँ, पहला रेड है तो मैं लिखूंगा रेड का नंबर क्या है बच्चों, 2, लिख लिया, बस डिजिट लिखना है, फर्स्ट बैंड फर्स्ट डिजिट। सेकंड में ले रहा हूँ येलो, ओके, येलो का कलर क्या है 4, तो सेकंड बैंड सेकंड डिजिट, ओके, तो सेकंड बैंड है 4, तो मैंने 4 लिख लिया, यानी पहला भी नाम नंबर लिख लेना है, दूसरा भी नंबर लिख लेना है। जो थर्ड बैंड है ऑरेंज, वो नंबर ऑफ जीरोस देता है, थर्ड बैंड नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस देता है। कैसे, अब ये ऑरेंज का नंबर 3 या 3 जीरो लगा दो, ओके, तो ये हमारे पास 3 बैंड हो गए। ये यहां तक रेजिस्टेंस आ गई 24,000 ओम। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ बैंड वो देता है टॉलरेंस। अब ये टॉलरेंस क्या बला है ये समझाता हूं। अब जो टॉलरेंस है ना बच्चे, तो वो सिर्फ 2 बैंड की होती है, या तो वो होती है गोल्ड टॉलरेंस या होती है सिल्वर। अगर गोल्ड है तो उसकी टॉलरेंस कहलाएगी ±5%, अगर सिल्वर है तो ±10%, अगर नो बैंड यानी कोई बैंड ही नहीं है तो उसकी टॉलरेंस होती है ±20%।
मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सिल्वर। तो बच्चे सिल्वर है तो सिल्वर की होती है प्लस माइनस, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस माइनस 10%। अब इसका क्या मतलब है 10%? तो बच्चे जो रेजिस्टेंस है उसका 10% निकालो। तो मैं 24,000 का 10% निकालूंगा तो 10/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ गया 2400। ओके, तो इसका मतलब ये आया 24,000 प्लस माइनस 2400। मतलब क्या? मतलब ये 24,000 में 2400 को हमने ऐड भी करना है तो जो आंसर आएगा, और 24,000 में हमने 20 क्या करना है माइनस, तो भी आंसर आएगा। ओके, मैं एक छोटी सी मिसाल से इसको मजीद इलेबोरेट करता हूँ। एंड पे अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है 1000 प्लस माइनस 10%, तो आप 1000 का 10% लो तो वो 100 आएगा। तो 100 को ऐड करो और 100 को सब्ट्रैक्ट, यानी ये बनेगा 1100 और 900। तो मतलब क्या? मतलब बच्चे ये है कि हमारे पास जो ये रेजिस्टेंस है 1000 ओम, वो एग्जैक्ट 1000 नहीं है, वो 900 से 1100 के दरमियान है। ये चीज टॉलरेंस कहलाती है। यानी टॉलरेंस हमें दे क्या रही है बच्चों? टॉलरेंस हमें दे रही है पॉसिबल वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू। यानी जो मार्क्ड वैल्यू है उससे वेरिएशन, वैल्यू का कम या ज्यादा होना टॉलरेंस कहलाता है। तो बच्चे ये हमें कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर में देता है। हम अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बनाना चाहता हूं 2500 और प्लस माइनस 5%, तो मैं क्या करूंगा? 2 है तो मैं पहला रेड लगाऊंगा। आगे 5 है ग्रीन, तो दूसरा कलर मैं ग्रीन लगा दूंगा। 2 जीरो चाहिए, फिर मैं रेड लगा दूंगा। समझ आ रही हो? रेड पे गोल्ड लगा दूंगा 5%। तो इस तरह आप अपनी मर्जी की रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है बच्चों? थर्मिस्टर हीट सेंसिटिव रेजिस्टर है। क्या है? हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ओके, ये अलार्म वगैरह में यूज होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ बच्चे, ये ज्यादातर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये मैं ऊपर बता चुका हूँ। और कुछ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी होते हैं। ये टेम्परेचर को सेंस करता है, और इसकी खूबसूरत बात ये 10 केल्विन तक टेम्परेचर को सेंस कर सकता है, यानी -263 सेल्सियस तक टेम्परेचर को सेंस कर सकता है। ये इसकी खूबसूरती है। और बच्चे ये मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। बच्चे एक कमरा है हमारे पास, उसको हमने से उसके अंदर फायर अलार्म लगाया, उसमें थर्मिस्टर लगा होता है। मैं चाहता हूं कि 40 डिग्री पे अलार्म बजना शुरू हो जाए, तो कमरे में आग लगती है, जो ही 40 डिग्री जाता है तो अलार्म बजना शुरू हो जाता है। इस तरह के काम ये थर्मिस्टर करता है। ये डिफरेंट शेप्स के अवेलेबल होते हैं। और बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियोस्टेट। रियोस्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा ही आसान सा सिंपल सा टॉपिक है। इसको बोलते हैं वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टर, ये इसका नाम है। कैसे? ये कि ये रेजिस्ट, ये दो काम करता है। ये वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे काम करता है, वेरिएबल रेजिस्टर, और दूसरा ये काम करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, ये कैसे बना होता है? ये हमारे पास एक प्लास्टिक की या इंसुलेटर की एक सिलेंडर है, उसके ऊपर हमने मैग्नन, बेयर मैग्नन, नंगी तार है, बेयर मैग्नन, मैग्नन की तार हमने इसके ऊपर लपेटी हुई। ओके, और इसका ए सिरा भी फिक्स है और बी सिरा भी फिक्स है, और इसके ऊपर एक टर्मिनल होता है सी, जो मूव कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है रियोस्टेट में। ओके, तो ये कैसे काम करता है मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा वेरिएबल रेजिस्टर को। ये हमारे पास है बच्चे रेजिस्टर, रियोस्टेट, ये ए टर्मिनल है, ये बी है, और क्या है? सी। सी फिक्स, सी मूवेबल है। अगर मैं रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहता हूँ ए और सी के दरमियान, तो मैं सी को कनेक्ट कर दूंगा ए से। कर दिया। अब जो भी चीज चेंज होगी वो ए और सी के दरमियान होगी। मैं सी को मूव करवाता हूँ बी की तरफ, तो बच्चे जब ये सी बी की तरफ मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये सी यहाँ पे आ गया, तो ए और सी के दरमियान फासला बढ़ गया। अगर मैं सी को ए की तरफ मूव कराता हूँ, यहाँ पे सी को लेके आता हूँ, तो अब फासला क्या हो गया? कम हो गया, यानी लेंथ कम होगी। तो बच्चे आपको पता है कि रेजिस्टेंस और लेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं? डायरेक्टली। यानी अगर मैंने बी की तरफ लेके गया हूँ, पहले ये इतना दूर लेके गया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा। लेकिन अगर मैं उसको सी की तरफ लेके आऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगी तो लेंथ भी कम होगी। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टर। इसी तरह बच्चे ये काम करता है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। बड़ा सिंपल सा फंडा है पोटेंशियल डिवाइडर। कैसे? कि मेरे पास एक बैटरी लगी हुई है और ये वायर है, इसमें भी वायर की टोटल रेजिस्टेंस आर है,
ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, मैं वोल्टेज को चेंज करना चाहता हूँ बी और सी के दरमियान, बी और सी के दरमियान, तो इस वोल्टेज को मैं नाम दूंगा वी बी सी, तो वो होगा आई, और जो बी और सी के दरमियान रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, आई इंटू आर, और आई आपको पता है वो होता है वी ओवर आर इंटू स्मॉल आर। ओके, तो अब देखो स्मॉल आर के चेंज होने से हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, चेंज, तो सी जब ए की तरफ जाएगा तो बी और सी के दरमियान फासला बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी यानी स्मॉल आर की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं सी को बी की तरफ मूव करवाता हूँ तो लेंथ कम होगी, यानी आर कम होगा, तो वोल्टेज भी कम होगा, तो इसको बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो बच्चे हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिकल पावर।